जय हिंद साथियों, मैं संदीप यादव आज आपके लिए बहुत कुछ खास लेके आया हूँ। आप देखते हैं कि अभी आपका पेपर आने वाला है, अर्धवार्षिक पेपर या फिर कोई भी पेपर हो, तो मैंने उसके लिए जो आपका विषय विज्ञान है उसके अध्याय 1 से आपके लिए एक पेपर सेट तैयार किया है। यानी सबसे ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं मैंने यहीं से तैयार किए हैं। इसमें मैंने आपको सही विकल्प और एक शब्द में उत्तर और एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए हुए हैं। अगर आप इन प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपके इस एक अध्याय से कहीं से भी प्रश्न आ जाएगा तो आपसे छूटेंगी नहीं, है कि नहीं। यानी आपको क्या करना है कि जो मैंने प्रश्न दिए हैं केवल इनको आप पढ़ना है। 110% यही प्रश्न आपके पेपर में आएंगे, क्योंकि यह जो प्रश्न है यह कई बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए। और आप अपनी 9th क्लास में काफ़ी अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं अपने विज्ञान विषय में। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अध्याय 1 की अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न में है। सबसे ऊपर हम देखते हैं क्या है। प्रश्न जो 1 है हमारा वो है कि सही विकल्प का चयन करना है। यानी दिए गए ऑप्शन में अपन में प्रश्न होगा एक, तो उसमें अपन को जो सही विकल्प है वो सही उत्तर है जो उसका चयन करना है। तो चलिए अपन चलते हैं सबसे पहले और प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, है ना। यानी आपके जो पाठ का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, उसमें पदार्थ जो है उसमें जो पदार्थ है उसमें पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, इसके बारे में एक वीडियो भी डली हुई है टोटल, जिसमें पूरा एक अध्याय मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक है, आप जाके जरूर देखिए। आपको पूरी की पूरी वीडियो मिल जाएगी। वो आपके में अगर कहीं से भी प्रश्न उसमें पूछ लिया जाए तो वो आप प्रश्न बन जाए, क्योंकि मैंने उस अध्याय को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है ना। तो चलिए अपन चलते हैं। चलने से पहले एक निवेदन कि अगर आप सभी लोग मेरे चैनल पर पहली बार हों तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सभी विषय की और सभी अध्याय के सभी प्रश्न की जानकारी आपको आसानी से मिलती रहे। चलिए तो इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा आपका ये ऑप्शन नंबर बी, अर्थात इसका आंसर होगा 3। यानी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं 3। चलिए ये अपना पहला प्रश्न सॉल्व हो गया। अपन चलते हैं अब दूसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा दूसरा प्रश्न है कि पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम स्थान होता है ना। यानी पदार्थ की ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें कणों के मध्य बहुत कम स्थान हो पाया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। देखिए ये 4 ऑप्शन है, ठोस, द्रव, गैस या जल। यानी इनमें से कौन सी अवस्था ऐसी है जिसमें सबसे कम स्थान होता है। तो इसका क्या होगा बच्चों, इसका होगा द्रव होगा, गैस होगा या जल होगा या ठोस होगा। तो इसका आंसर क्या है, जी हाँ ये आंसर इसका सही है। यानी पहला वाला इसका आंसर सही है। क्या है, ठोस। यानी ठोस एक ऐसी अवस्था है जिसके कणों के जो स्थान है बहुत कम होता है कि नहीं। चलिए अपन चलते हैं तीसरे अपन आ चुके हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा तीसरा प्रश्न क्या है कि ऐसा कौन सा पदार्थ की अवस्था है, पदार्थ की ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें आकार अनिश्चित और आयतन भी अनिश्चित होती है ना। यानी पदार्थ की ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। तो मैंने आपको पदार्थ के ठोस, द्रव जो तीनों अवस्थाएं हैं उन तीनों अवस्थाएं में मैंने पढ़ाया है कि तीनों के गुण पढ़ाए हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस। तो देखिए गैस एक ऐसी अवस्था होती है पदार्थ की जिसमें उसके ना ही तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गैस। ठीक है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न जो है अपना वो है कि विसरण का गुण पाया जाता है। यानी विसरण का जो गुण है वो कौन सी अवस्था में पाया जाता है, ठोस में, द्रव में, गैस में। देखिए विसरण मैंने आपके प्रश्न में भी है, इस पेपर में भी अभी आएगा, है ना। इन प्रश्नों के अगर आप उत्तर बन रहे हैं तो आप मान लीजिए कि आप बहुत अच्छा कर पाएंगे अपने पेपर में, है ना। तो चलिए विसरण का गुण किस में होगा,
तो इसका आंसर क्या होगा? गैस। यानी विसरण क्या कहलाता है? दो विभिन्न पदार्थों के का स्वतः ही मिल जाना विसरण कहलाता है। ठीक है, चलिए अब 5वां प्रश्न है कि संपीड़न का गुण पाया जाता है, किस में पाया जाता है? संपीड़न होता है दबाना किसी चीज पदार्थ को ना। तो हम जानते हैं कि ठोस को बहुत कम दबाया जा सकता है, द्रव को थोड़ा दबाया जा सकता है, लेकिन गैस को सबसे अधिक दबाया जा सकता है। इसीलिए तो हमारे गैस सिलेंडर में गैस इतनी दबा के भर दी जाती है कि वो गैस कभी कभी पानी जैसी छलकने लगती है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी नंबर का, यानी गैस होगा। ठीक है, चलिए अब है अपने पास एक और प्रश्न 6वें नंबर का कि बर्फ का गलनांक होता है, यानी बर्फ का गलनांक क्या होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो ये कौन सा ऑप्शन सही है? 273.15 ये आपका सही है कि नहीं। चलिए 7वां प्रश्न, ताप का मात्रक होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, केल्विन, एम्पियर, किलोग्राम, पास्कल। तो देखिए जो पास्कल है वो मात्रक होता है वायुमंडलीय दाब का, किलोग्राम जो है वो मात्रक होता है किसका? द्रव्यमान का। जो एम्पियर है वो मात्रक होता है विद्युत धारा का। तो अब केल्विन किसका मात्रक होगा? ताप का मात्रक है केल्विन, यानी इसका क्या आंसर सही है अपना? इसका आंसर अपना है ये, यानी केल्विन। ठीक है, तो अपना पहला प्रश्न, ये पहला ऑप्शन इसका सही हो गया। चलिए अपन चलते हैं अब नेक्स्ट पेज की ओर, देखते हैं इसमें क्या होगा। इसमें अपने हैं एक वाक्य के प्रश्न, है ना? कितने? एक वाक्य वाले प्रश्न। तो बताइए कमरे के ताप पर जल की अवस्था क्या होगी? देखिए आपके में उत्तर दिख रहा है, लेकिन आपके सामने प्रश्न है कि कमरे के ताप पर जल की अवस्था क्या होगी। तो मैं बता दूं, कमरे का ताप कहलाता है नॉर्मल ताप, यानी जो हमारे आसपास बिल्कुल नॉर्मल घरों में रहता है। तो कमरे के ताप पर जल की अवस्था क्या होती है? द्रव अवस्था में, यानी कोई भी पदार्थ जिस अवस्था में रहता है वही रहता है कि नहीं। ठीक, चलिए अगर आपके प्रश्न आ जाए कि कमरे के ताप पर सत्य या असत्य, इसी प्रकार बहुत प्रश्न बन सकते हैं। इसमें खाली स्थान भी बन सकता है कि नहीं। यहाँ पर लिखा हो कमरे के ताप पर जल की खाली स्थान अवस्था होती है, तो द्रव अवस्था आ जाएगा। यहाँ लिख दिया 4 ऑप्शन दे दिए, कमरे के ताप पर जल की अवस्था होती है, 4 ऑप्शन है ना। तो फिर इसमें द्रव अवस्था, या फिर इसमें सत्य असत्य, कमरे के ताप पर जल की अवस्था द्रव अवस्था होती है, सत्य है असत्य, यानी बहुत प्रश्न बन सकते हैं इसमें, है ना। तो आपको समझ के पढ़ना है। चलिए अब देखते हैं कि 300 केल्विन तापमान का डिग्री सेल्सियस में क्या मान है। देखिए दोस्तों क्या है कि अगर आपको केल्विन को सेल्सियस में बदलना है ना, केल्विन को किस में? सेल्सियस में बदलना है। तो आपको क्या करना है कि कोई भी केल्विन हो उससे, यानी कोई भी केल्विन हो उससे क्या करना है? -273 कर देना है। यानी आप -273 कर देंगे तो आपको डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा, है कि नहीं। तो हमने इससे 273 माइनस कर दिए हैं, तो हमें मिल गया कितना? 27 डिग्री सेल्सियस, है कि नहीं, क्योंकि टोटल है 300। अब एक और प्रश्न है अपने पास कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किसका उदाहरण है। तो देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड उदाहरण है किसका? निक्षेपण का। अब बताइए प्रश्न आया आपके मन में, निक्षेपण क्या कहलाता है? निक्षेपण वह कहलाता है या ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई गैस सीधे क्या बन जाती है? ठोस बन जाती है, बिना द्रव बने हुए, है ना। नियम तो यही रहता है कि अगर ठोस को पहले पिघलना चाहिए, द्रव बने, और द्रव के बाद गैस बन जाए, है ना। और गैस को पहले क्या होना चाहिए? बाद बनना चाहिए द्रव, द्रव के बाद ठोस बनना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन कहीं कहीं क्या हो जाता है, जो गैस होती है वो डायरेक्ट क्या बन जाती है? ठोस बन जाती है। यह क्रिया कहलाती है निक्षेपण। ये निक्षेपण का उदाहरण है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न है कि जल का क्वथनांक कितना होता है। क्वथनांक यानी जल किस तापमान पर उबलना प्रारंभ यानी खौलना प्रारंभ कर देता है। तो इसका आंसर क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस, यानी जल का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपके सामने एक प्रश्न है कि हमारे कपड़े सूखने का क्या कारण है ना। क्या कारण है कि हमारे कपड़े सूख जाते हैं। तो चलिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बाष्पीकरण। क्या है? बाष्पीकरण, यानी बाष्पीकरण के कारण हमारे कपड़े जो हैं वो सूख जाते हैं। ठीक है, चलिए ये भी अपना प्रश्न हो गया। चलिए अब देखिए, अब एक के सामने बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके सामने ये वाला कि एलपीजी का पूरा नाम क्या है ना।
एलपीजी का यानी जो हमारे घर में गैस होती है ना सिलेंडर में, उसको कहते हैं एलपीजी। उसका नाम क्या है? तो इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और हिंदी में कहते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। ठीक, चलिए। और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके सामने कि सीएनजी का पूरा नाम क्या है, या सीएनजी का फुल फॉर्म। तो सीएनजी को इंग्लिश में कहते हैं सी से कंप्रेस्ड, एन से नेचुरल और जी से गैस, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, ये इंग्लिश में हो गया। हिंदी में कहते हैं कंप्रेस्ड यानी होता है संपीड यानी दबाने वाला, तो संपीड प्राकृतिक गैस क्या कहलाता है इसका हिंदी में। चलिए एक और प्रश्न आपके लिए आखिरी है जो सही विकल्प में, ये एक वाक्य में, कि घनत्व का मात्रक क्या होता है। तो घनत्व का मात्रक आपकी होता क्या है? किलोग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। आपकी जो आखिरी पेज है किताब अध्याय 1 में, उसमें आपको ये सब मिल जाएंगे, तो आप उसको याद कर लीजिए। ठीक है, अब अपन चलते हैं प्रश्नों की ओर। यानी ये प्रश्न जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए, है कि नहीं। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है कि पदार्थ की गुण या विशेषताएं लिखिए। आपके प्रश्न आएगा कि आप पदार्थ की गुण या विशेषताएं लिखिए। तो ये प्रश्न है, इसका उत्तर क्या है? देखिए, ये है उत्तर इसका कि पदार्थ के मुख्य रूप से, यहाँ रूप भूल गया मैं, मुख्य रूप से 3 गुण हैं। कौन कौन से? पहला, पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है। दूसरा है पदार्थ के कणों में निरंतर गतिशीलता होती है। तीसरा है पदार्थ के कणों में आकर्षण होता है। ठीक, यही केवल आपके में 3 प्रश्न 3 गुण हैं, और ये बहुत ही आईएमपी यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, ये आईएमपी क्वेश्चन है आपके लिए, इसको याद करना ही करना है। ठीक, चलिए अपन अब चलते हैं एक और ही बहुत मोस्ट क्वेश्चन, क्योंकि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट है ये काफी बार प्रश्न पूछा गया है, तो आपको इसको जरूर याद करना है। क्या है कि संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। ठीक, तो देखिए इसका उत्तर क्या है, ये है उत्तर। मैं इसको पढ़ के बता दे रहा हूं, आप समझ जाइए कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, कितनी, यहाँ ऊष्मा लिख गया गलती से मेरे से, यहाँ क्या ऊर्जा, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उससे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहा जाता है। देखिए, आप मान लीजिए आपने बर्फ को गर्म किया, तो बर्फ जब पिघलना चालू करती है तो पिघलने से शुरू करना, और जब तक पूरी ना पिघल जाए उस समय उसका तापमान समान रहता है, यही कहलाती है प्रसुप्त ऊष्मा। यानी कोई ठोस क्या है, पिघलने के लिए जितनी आवश्यक ऊर्जा ले रहा है वह कहलाती है संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। अब संगलन क्यों है? संगलन इसलिए है क्योंकि ये ठोस वाला है ना, ठोसों में होता है ये पिघलने वाला, तो ठोस पिघलते हैं, है ना। पानी तो पिघलेगा नहीं, पानी तो पहले से ही रहता है, पानी तो खौलेगा, उसमें क्वथनांक वाला आएगा। ठीक, तो क्या है संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा की परिभाषा की एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहा जाता है। चलिए अपन चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए। तो एक प्रश्न ये है कि गलनांक किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपके सामने प्रश्न है गलनांक किसे कहते हैं। तो देखिए, गलनांक की परिभाषा है कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है उसे गलनांक कहते हैं। बहुत ही सरल परिभाषा इसकी। जिस न्यूनतम ताप पर मतलब यानी जिस कम से कम ताप पर कोई जो है ठोस वो क्या कर दे, पिघलना प्रारंभ कर दे या चालू कर दे, वो फिर द्रव बन जाए, तो उसे कहते हैं गलनांक। ठीक, यानी जिस ताप पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है उसे गलनांक कहते हैं। चलिए अब है चौथा प्रश्न, बाष्पीकरण क्या है। यानी बाष्पीकरण क्या है, बाष्पीकरण का उदाहरण दीजिए। तो अपन प्रश्न देखते हैं, प्रश्न देख लिया अपन ने, अपन देखते हैं इसका उत्तर। तो देखिए, बाष्पीकरण से देखिए क्वथनांक से कम ताप पर द्रव का वाष्प के रूप में परिवर्तित होना बाष्पीकरण कहलाता है। ये कम से कम 3 बार प्रश्न आया है आपके पेपर में, सोचिए 3 बार से ज्यादा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी क्वथनांक से कम ताप पर यानी उबलने से कम ताप पर जब कोई द्रव उबलता है
उसके पहले, है ना, यानी क्वथनांक से कम ताप पर द्रव का वाष्प के रूप में परिवर्तित होना वाष्पीकरण कहलाता है। उदाहरण के लिए है, अब उदाहरण के लिए क्या है, अपन चाय बनाते हैं, चाय की वाष्प निकलना, या फिर आपने वाष्पीकरण क्या हो जाता है, कपड़े भी अपन सुखाते हैं, है कि नहीं, तो वो कपड़े भी हमारे सूख जाते हैं धूप में, वो भी वाष्पीकरण के कारण। चलिए, अब अपन ने कहा क्वथनांक से कम, तो क्वथनांक क्या है, ये भी बहुत बार प्रश्न आता है। आप देख लीजिए, आप ये मत सोचिए कि मैं हर प्रश्न को मोस्ट बता रहा हूं, मैंने मोस्ट प्रश्न ही लिखे हैं इसमें, है ना। तो क्वथनांक किसे कहते हैं, अपन इसको भी देख लेते हैं कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर कोई भी द्रव उबलने प्रारंभ कर दे, यानी वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर कोई भी द्रव उबलना प्रारंभ कर दे, उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। ठीक, चलिए, ये सभी प्रश्न, यानी केवल आपके पास 5 प्रश्न हैं ये। अगर आपने इन 5 प्रश्नों को आपने कर लिया, तो इसमें से आपको अगर त्रैमासिक पेपर है तो इसमें से एक प्रश्न जरूर आएगा, चाहे वो वार्षिक पेपर हो, चाहे त्रैमासिक, चाहे अर्धवार्षिक, एक भी प्रश्न इसमें से आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए अपन और करते हैं 1-2 प्रश्न। एक प्रश्न अपना क्या है, यह प्रश्न है अपना कि ऊर्ध्वपातन से आप क्या समझते हैं। आपके में आ सकता है या ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, ऊर्ध्वपातन की परिभाषा लिखिए, ऊर्ध्वपातन क्या कहलाता है ना। तो आपको बहुत प्रकार से प्रश्न आ सकता है, उदाहरण सहित लिखिए। तो देखिए, ऊर्ध्वपातन क्या है, जैसे आपने निक्षेपण पढ़ा था कि कोई जो गैस है वो ठोस बन जाती है डायरेक्ट, है ना, तो ऐसा उसका उल्टा होता है ऊर्ध्वपातन, यानी वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। उदाहरण क्या है, कपूर का जलना। कपूर को जलते सबने देखा है, कपूर ठोस होता है, वो जलता है और सीधे क्या बन जाता है, गैस बन जाता है कि नहीं, बन जाता है गैस की नहीं। तो यही तो प्रश्न कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ, है ना, कपूर, है ना, ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, यानी वो द्रव नहीं बनता और सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक, चलिए अपन एक और प्रश्न करते हैं, महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनको तो याद करना ही करना है। ये प्रश्न है कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं लिखिए। तो पदार्थ क्या है, पदार्थ की अवस्थाएं तो अपन ने बहुत सी ऑब्जेक्ट में देखी हर बार। कितनी अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। चलिए, तो पहली बात है कि पदार्थ क्या है। तो पदार्थ उस वस्तु को कहते हैं, यानी पदार्थ उस वस्तु को कहते हैं जिसका निश्चित द्रव्यमान होता है तथा वह स्थान घेरती है कि नहीं। जिससे मान लीजिए मेरा पेन है, तो इसका कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा, कुछ ना कुछ अगर इसे मापेंगे तो अपन आएगा ना, इसमें कुछ ग्राम है, कुछ ना कुछ 10 ग्राम 20 ग्राम, कुछ ना कुछ तो उसका द्रव्यमान होगा ना। मैंने यहाँ पर रख दिया तो इसने स्थान भी तो घेर लिया कुछ, है कि नहीं। तो ये अभी एक पदार्थ है। ठीक, चलिए, इस प्रकार से अपने ये जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए, और फिर भी अपन 1-2 प्रश्न और करते हैं। चलिए, तो ये है एक प्रश्न और है, बहुत, ये आपके पेपर में भी हर बार पूछा जाता है, ये तो आता ही आता है, मतलब ये प्रश्न सब पूछे जाने वाले प्रश्न मैंने आप लोग बताए हैं, है कि नहीं। ये सब प्रश्न 1-2 बार पेपर में आए हैं, चाहे वो त्रैमासिक हो, चाहे अर्धवार्षिक हो, चाहे वार्षिक हो, है कि नहीं। चलिए, तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, यह प्रश्न है हमारे सामने कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक बताइए या कौन कौन से हैं। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। पहला है पृष्ठ का सतह क्षेत्र। पृष्ठ का सतह क्षेत्र, यानी अगर मैं इस पूरे पेज पर पानी डालूं, है ना, तो वो जल्दी सूख जाएगा। अपेक्षाकृत अगर मैंने इतनी जगह पे पानी डाला है, भर दिया, तो वो कम सूखेगा, कम वाष्पीकृत होगा। और ये इतना ही पानी को मैंने इस पूरे पेज पे फैला दिया तो वो क्या है, जल्दी सूख जाएगा ना। इसीलिए क्या है, सतह का क्षेत्र। दूसरा है तापमान में वृद्धि, यानी अगर गर्मी ज्यादा है, तापमान ज्यादा है, तो वाष्पीकरण भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक,
चलिए तीसरा है वायु की गति में वृद्धि, यानी हवा तेज चल रही है ना। ये इसीलिए तो हमारे पंखे में कपड़े सूख जाते हैं, क्योंकि बाष्पीकरण की में ये प्रभावित करने वाला कारक क्या है, वायु की गति है ना। तो वायु की गति में अगर वृद्धि होगी तो बाष्पीकरण में भी वृद्धि हो जाएगी। ठीक। आर्द्रता में कमी, यानी आर्द्रता यानी होती है नमी, यानी ठंडक, यानी ठंडक कम है। तो ठंडक कम है तो ठंडक कब कम होगी, जब गर्मी ज्यादा होगी, यानी ठंडक कम है तो बाष्पीकरण अधिक होगा। ठीक। ये है 4। इस सतह का पृष्ठ का सतह क्षेत्र, तापमान में वृद्धि, वायु की गति में वृद्धि, आर्द्रता में कमी, ये 4 कारक हैं, आपकी पुस्तक में बताए दिए हैं और ये काफी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए, इसको याद ही करना है। ठीक है। ठीक है। इससे पहले एक बार फिर से निवेदन कि अगर हमारे चैनल पे आप सबसे नए हैं तो हमारे चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे आपको तो पूरा का पूरा आपको 9th क्लास का सब कुछ मिलेगा इधर, है ना, बिना किसी पैसे के, बिना किसी कोचिंग के। ठीक। एक और प्रश्न है आपके लिए, क्या है कि विसरण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। यानी विसरण क्या है, अपन ने पढ़ा था कि विसरण का गुण किस में पाया जाता है, ऑब्जेक्ट में। सही विकल्प में अपन ने देखा था क्या है, सही वो उसका उत्तर क्या था, गैसों में पाया जाता है विसरण। तो विसरण क्या है, दो विभिन्न पदार्थों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है कि नहीं। स्वतः यानी दो अलग अलग पदार्थ स्वयं मिल जाते हैं, यही प्रक्रिया कहलाती है विसरण। उदाहरण के लिए क्या है, इत्र यानी परफ्यूम की सुगंध आना। आप देखते हैं परफ्यूम अगर बगल वाले कमरे में किसी ने डाला है सेंट या परफ्यूम, तो आपके कमरे में उसकी सुगंध आ जाती है, आ जाती कि नहीं आ जाती, है ना। या अगरबत्ती आपकी मम्मी ने पूजा अर्चना की, अगरबत्ती जलाई तो उसकी महक आपके कमरे तक आ जाती है। क्यों, क्योंकि जो अगरबत्ती के कण हैं वो हवा के कण से स्वतः मिल जाते हैं और आप तक पहुंच जाते हैं, यही क्रिया कहलाती है विसरण। चलिए इसी के साथ चलता हूं मैं, और ये आपको बताता हूं कि ये सब प्रश्न आपको बहुत अगर याद कर लिए तो आपसे 3 से 4 प्रश्न आपको आएंगे ही आएंगे। तो आपको इन सब प्रश्नों को याद करना है। फिर भी अगर आपको इन सभी प्रश्नों में थोड़ा कंफ्यूजन है तो आप मेरे को कमेंट करिए, और अगर आपके पास समय है अभी, क्योंकि अगर पेपर नजदीक है तो आप अभी करिए तैयारी पर फोकस, है ना। फिर भी अगर आपको समय है तो मैंने वीडियो बनाई हुई है अध्याय 1 पर, उसमें पूरा डिटेल सबसे समझाया है, विसरण के बारे में, बाष्पीकरण के बारे में, सब के बारे में समझाया है, कौन क्या कैसे क्या होता है। आप उसको देखिए, है ना, और वो अच्छे से समझिए। इसी के साथ चलते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि वो देखें और पढ़ाई में अच्छे नंबर ला सकें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। ठीक।